वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो आता है हमारा इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। हमने देखा था पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स लिक्विड एसेट्स, कंज्यूमर क्रेडिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये 10 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने याद करने का तरीका भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसको मैं अब एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको जो अगर आप अपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केवल इसको समझ लीजिए, इन पॉइंट्स को। बाकी आप इनके अंदर का फिर अगर आपको समझ में आ गया तो अपने आप लिख सकते हैं, या आप ये जो थियोरी है इसमें इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहला हमारा जो फैक्टर आता है निकल के, उसे हम कहते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बाइंग बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। पर्सनल इनकम का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी पर्सन के बाइंग बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। इट गिव्स हिम परचेजिंग पावर विच हेल्प्स इन मेकिंग परचेजेस। अब अगर किसी पर्सन के पास इनकम होगी तभी उसके पास परचेजिंग पावर आता है, जिससे वह परचेज कर सकता है। एन इंक्रीज इन द पर्सनल इनकम यूजुअली इंक्रीजेज द लेवल ऑफ हिज कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन पर्सनल इनकम, तो जैसे ही उसकी एक कंज्यूमर की या एक पर्सन की पर्सनल इनकम में इंक्रीज होगा तो उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पर्सनल इनकम में इंक्रीज होना कंजम्पशन में इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर पर्सनल इनकम हमारी कम होगी तो हम खर्चा भी कम करेंगे, देयरफॉर पर्सनल इनकम में डिक्रीज होना कंजम्पशन के लेवल में भी डिक्रीज होना होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग ये था, with the increase in personal income spending on habits, convenience, comforts, status, symbol, goods increases। जब पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। किसके ऊपर? हमारी हैबिट्स के ऊपर, जो हम करते हैं। हैबिट्स जैसे अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है तो उसके ऊपर खर्च करेगा, किसी को फास्ट फूड खाने की हैबिट है तो फास्ट फूड पे खर्चा करेगा। कन्वीनियंस आइटम्स पे, कन्वीनियंस आइटम्स में जैसे कैसे जो उसको कन्वीनियंस ही प्रोवाइड करती है, लाइक वो व्हीकल खरीद सकता है, स्मार्टफोन खरीद सकता है, ठीक है। कंफर्ट्स, कंफर्ट्स उसको सुविधाएं क्या देगी, जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गई। स्टेटस सिंबल गुड्स इंक्रीजेस, स्टेटस सिंबल गुड्स जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड कह सकते हैं, ठीक है। आईफोन कह सकते हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो इन सब का अगर पर्सनल इनकम इंक्रीज होगी तो ये सभी चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इनको आप कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि एन इंक्रीज इन द पर्सनल इनकम रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हिज कंजम्पशन, और कंजम्पशन में ये सभी आइटम्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी एट द डिस्पोजल ऑफ ए कंज्यूमर फॉर स्पेंडिंग और सेविंग, और बोथ आफ्टर पेइंग टैक्सेस, डेट्स, कंट्रीब्यूशंस एटसेट्रा। डिस्पोजेबल इनकम वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग खर्च करने के बाद बचता है, या सेविंग के बाद जो बचता है, या आफ्टर खर्च करने के बाद और सेविंग करने के बाद, दोनों पे, या फिर टैक्सेस देने के बाद, जैसे डेट्स और कंट्रीब्यूशन, उसके बाद मतलब सभी खर्चा करने के बाद जो खर्च ऐसा बचता है उसे डिस्पोजेबल इनकम हम कहते हैं। एनी चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम विल हैव चेंज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। थोड़ा सा भी अगर डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आएगा तो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन चेंज होगा, उसका खरीदने का तरीका बदलेगा। हायर द डिस्पोजेबल इनकम, हायर विल बी द स्पेंडिंग ऑन कंफर्ट्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स। हायर द डिस्पोजेबल इनकम, जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ज़्यादा स्पेंड वो करेगा कंफर्ट्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। In other words, disposable income causes change in the selective demand for different categories of products and services। तो इसमें भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन में भी इंक्रीज होगा। ये हम कह सकते हैं कंज्यूमर के कंजम्पशन लेवल में भी इंक्रीज होगा। कौन से कंजम्पशन लेवल में? जो कि वो कंफर्ट्स के ऊपर खर्च करता है और लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च करता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिस्क्रिशनरी इनकम। Discretionary income is the income available after meeting the basic needs of living such as food, clothing and shelter. डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम होती है जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करने के बाद जो पैसा बचता है उसे डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। बेसिक नीड्स क्या क्या होती है हमारी? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हमारे पास 10,000 की इनकम है, हमने फूड का खर्चा माइनस कर दिया, क्लोथिंग का खर्चा और शेल्टर का खर्चा, तो जो इनकम बचती है उसे हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। According to R.W. Pratt, discretionary income is the income over and above that required to meet fixed expenses and outlays necessary to provide a family with its minimum subsistence requirements. R.W. Pratt कहते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम होती है जब आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो आपका पैसा बचता है वही आपका डिस्क्रिशनरी इनकम है। जैसे अगर हमने 10,000 रुपये हमारी मंथली सैलरी है, अगर हम उससे फूड का खर्चा सपोज हमारा 2,000 रुपये है, क्लोथिंग का सपोज 1,000 रुपये है और शेल्टर का सपोज 3,000 रुपये है, तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा डिस्क्रिशनरी इनकम होगा। ठीक है। एन इंक्रीज इन द डिस्क्रिशनरी इनकम यूजुअली रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर्स स्पेशली ऑन प्रोडक्ट्स विच रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सच एज कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स, मोबाइल फोन्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, क्रॉकरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। डिस्क्रिशनरी इनकम अगर आपकी इंक्रीज होगी तो दोबारा से आपका कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो कंजम्पशन लेवल होगा किस में इंक्रीज होगा? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों के ऊपर जिससे हमारा इंक्रीज होता है उन चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा। जैसे हम कूलर ले सकते हैं, एयर कंडीशनर लेंगे, टेलीविज़न लेंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे, म्यूज़िक सिस्टम लेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लेंगे जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है। हैंस डिस्क्रिशनरी इनकम इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द कंज्यूमर बिहेवियर। इसीलिए डिस्क्रिशनरी इनकम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो कॉन्क्लूड आप कर सकते हैं, इंक्रीज इन द डिस्क्रिशनरी इनकम कॉजेस इंक्रीज इन द consumption or expenditure on comfort goods. Similarly, most of इस disposable income की तरह है लगभग ये भी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फैमिली इनकम। इन द इंडियन कंटेक्स्ट फैमिली इनकम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ एनी कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। इंडियन होने के कंटेक्स्ट में या इंडिया के कंटेक्स्ट में जो फैमिली इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स में। फैमिली इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली इनकम जैसे आप नेम से ही समझ जा रहे होंगे, फैमिली इनकम का मतलब क्या होता है कि फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनकी इनकम को जोड़ दिया जाए तो उनको फैमिली इनकम कहेंगे। इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम इट इज़ नॉट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर दैट मैटर्स बट इट इज़ द इनकम ऑफ द होल फैमिली दैट मैटर्स। एक फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल की सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक इंडिविजुअल की इनकम इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि सभी फैमिली की इनकम या सैलरी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम किसी फैमिली के अंदर एक पर्सन का देखें, एक पर्सन का नहीं देखेंगे, सभी पर्सन की टोटल मिला के सैलरी या इनकम देखेंगे। Therefore, it is the relationship between the family size, family requirements and family income. All these factors influence the buying behavior of the family members. ठीक है। तो फैमिली इनकम के साथ भाई फैमिली का साइज कितना बड़ा है, फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, फैमिली की इनकम क्या है, वही बात होगी। फैमिली की इनकम में से फैमिली के सभी खर्चों को माइनस कर देंगे तो फैमिली इनकम बचेगी। तो वो अगेन जो फैमिली इनकम होगी वो दोबारा किसी ना किसी कंफर्ट चीज़ों पे या जिस भी चीज़ों के ऊपर वो खर्च करेगी अपनी नीड के अनुसार, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को प्ले करती है इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो आता है इनकम एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्नीचर फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर बिहेवियर फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। जैसे एक कंज्यूमर या एक पर्सन की इनकम सपोज 10,000 रुपये प्रति माह है, पर मंथ है, तो अगर उसकी ये एक्सपेक्टेशन है कि उसकी फ्यूचर में सैलरी 12,000 रुपये या 15,000 रुपये होगी तो वो उसके अनुसार फिर खर्चा प्लान करने लगेगा। ठीक है। इफ द इनकम एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर आर वीक देयर विल बी अ टेंडेंसी टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर। अगर कंज्यूमर की इनकम एक्सपेक्टेशन ऐसी है, वीक है, कि उसको लगता है यार उसकी जो इनकम है बड़ी कम है या घट जाएगी, तो उसकी
जो स्पेंड करने की जो पावर होगी, टेंडेंसी होगी, वो कम होगी, मतलब वो कम ही खर्च करेगा और सेव मोर, और ज़्यादा वो बचत करेगा, मतलब बचाएगा। इन द प्रेजेंट, on the contrary, if the income expectations of a consumer are high, there will be tendency to spend more and save less in the present. अगर ऑन द अदर हैंड कह सकते हैं, या दूसरे तरीके से, अगर इनकम की एक्सपेक्टेशन किसी कंज्यूमर की ज़्यादा है, अगर इनकम एक्सपेक्टेशन हाई है, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी खर्च करने की, स्पेंड करने की, वो ज़्यादा होगी, टू टेंडेंसी टू स्पेंड मोर एंड सेव लेस। तो कम खर्चा तो ज़्यादा करेगा और बचाएगा कम प्रेजेंट में। इनकम expectations may be in the form of maturity of LIC policy, payment of bonus, gratuity, maturity of safety bonds and NSCs etc. अब ये इनकम एक्सपेक्टेशन अचानक से कैसे हो जाती है भाई? एक तो नॉर्मल इंक्रीमेंट इन सैलरी होता है, एक होता है कि अचानक से पैसा आना। जैसे किसी की LIC पॉलिसी है, सपोज किसी ने LIC पॉलिसी ली थी 20 साल की, तो 20 साल के बाद उसकी LIC पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो उसे एक ह्यूज सम ऑफ मनी मिलेगा, उसको बोनस का पेमेंट मिलेगा, ग्रेचुइटी का, मैच्योरिटी ऑफ सेफ्टी बॉन्ड्स का, एनएससीज का। तो इसकी वजह से उसकी इनकम एक्सपेक्टेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6, कंज्यूमर्स लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स रेफर्स टू द एसेट्स विच आर इन कैश और नियर कैश फ्रॉम फॉर्म बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लिक्विड एसेट्स आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, लिक्विड एसेट वो एसेट होती हैं जो कि विच आर इन कैश, या तो कैश होती हैं या नियर कैश, ये कैश में तुरंत कन्वर्टेबल होती हैं। जैसे कैश की बात करें, जैसे हमारे पास नकद राशि है, या जो पैसा है हमारे पास 500 के नोट, 1000 के 2000 के नोट जो हैं, तो कैश हो गया। नियर कैश फॉर्म कैसे हो सकता है? जैसे हमारे पास कोई डायमंड है या हमारे पास गोल्ड है, जो कि एकदम से हमारे कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जैसे हम बेचेंगे तो एकदम से पैसा मिल जाएगा हमें, तो नियर कैश हो गए। बैंक बैलेंस, बैंक में जमा पैसा हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये सारी हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। सच एसेट्स हेल्प द कंज्यूमर टू मीट एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी दैट में अराइज इन फ्यूचर। ये जो एसेट्स होती हैं ये कंज्यूमर को हेल्प करती हैं किसी भी कंटिजेंसी जो कि फ्यूचर में होगी। कंटिजेंसी का मतलब कोई भी जो खतरा होगा या कोई जो कमी होगी पैसे की, तो उसे फ्यूचर में मीट आउट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। मोर सच लिक्विड एसेट्स द कंज्यूमर हैज, हायर विल बी हिज करंट स्पेंडिंग्स। जितनी ज़्यादा कंज्यूमर के पास लिक्विड एसेट्स होंगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पेंडिंग्स भी होंगी। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही है कि कंज्यूमर के अगर लिक्विड एसेट ज़्यादा है तो उसका खर्चा भी ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 7। हम कौन से फैक्टर पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के। अभी तक हमने कितने फैक्टर पढ़ चुके हैं? पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स लिक्विड एसेट्स। तो ये 6 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, अभी हमारे 4 और रह गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 7th, कंज्यूमर क्रेडिट। Another determinant in the consumer credit which influences the buying behavior of consumers। ये एक another determinant है consumer credit जो कि consumer के buying behavior को affect करता है, प्रभावित करता है। Availability of goods on credit in the form of hire purchase system or installment basis, deferred payment etc. makes it possible for the consumers to purchase those products which otherwise he would have postponed। ठीक है, अगर consumer के पास consumer credit है, जैसे अवेलेबिलिटी और गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर उसे क्रेडिट पे गुड्स मिल रहा है, अगर वो उधार में खरीद सकता है, जैसे हायर परचेज सिस्टम, गुड्स को वो हायर कर लेगा और टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहेगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी, मतलब मंथली आपको पेमेंट करने को मिलेगा। डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, फ्यूचर में अगर पेमेंट करने को मिल सके। ये पीछे से नॉइस आ रहा है डॉग की बार्किंग का, तो आप प्लीज़ उसे माइंड मत करना, प्लीज़ इग्नोर इट। ठीक है, तो मेक्स इट पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू परचेज दोज प्रोडक्ट्स विच अदरवाइज ही वुड हैव पोस्टपोन्ड। अगर उसके पास ऐसी सर्विसेज हैं जिससे वो गुड्स को क्रेडिट पे ले सकता है, तो वो उन गुड्स का कंजम्पशन करेगा, अदरवाइज वो पोस्टपोन कर देता उनको। ठीक है, अगर कंज्यूमर के पास क्रेडिट अवेलेबल है तो वो प्रेजेंट टाइम में उनको कंज्यूम कर लेगा, मतलब क्रेडिट में लेके। और अगर उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, गुड्स की क्रेडिट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो उनको पोस्टपोन कर सकता था। कंज्यूमर क्रेडिट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स विच रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
such as scooter, motorcycle, car, color television, big refrigerator, washing machine, air conditioner, inverter, etc. कंज्यूमर क्रेडिट मतलब जब कंज्यूमर को उधार पे कोई चीज़ मिलती है तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स पे ही खर्चा करता है और उनका खर्चा ही बढ़ जाता है। जैसे स्कूटर आप लेते हैं, कोई स्कूटी लेते हैं, एक्टिवा, जुपिटर, मोटरसाइकिल लेते हैं कोई भी आप, ठीक है, कोई कार लेते हैं, कलर टेलीविज़न लेते हैं, बिग रेफ्रिजरेटर रहते हैं, वॉशिंग मशीन, एसी, इन्वर्टर एट्सेट्रा। तो आप जो क्रेडिट पे होता है जनरली इन हैवी इक्विपमेंट्स पे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। Manufacturer or the seller selling automobiles, electronic appliances, etc. make use of the technique to sell his product. जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं इन प्रोडक्ट्स को, या जो सेलर होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के, वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, मेक यूज़ ऑफ दिस टेक्निक टू सेल हिज प्रोडक्ट्स, कि वो उन्हें, क्योंकि इनका जो अमाउंट होता है, कार लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, भाई जो भी आप एयर कंडीशनर लेंगे या इन्वर्टर लेंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे, वॉशिंग मशीन, ये क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली होती हैं तो क्रेडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बड़े इजीली कोई नॉर्मल पर्सन भी उसको खरीद सकता है। सो कंक्लूड करके आप ये सकते हैं, if the consumer credit is available to a person then more he will spend on the durable goods। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सो आगे आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉइंट नंबर 8। Consumer behavior has an impact on the established standard of living to which he is accustomed। कंज्यूमर बिहेवियर का इम्पैक्ट होता है, बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है ऑन established स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि पहले से established है, टू विच ही इज accustomed, जिसका वो क्या बोलते हैं, एक कस्टम की तरह जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, कस्टम को फॉलो कर रहा है, रिवाज को फॉलो कर रहा है। इवन इफ कंज्यूमर इनकम गोज डाउन it is very difficult to come down from an established standard of living। अगर कंज्यूमर की इनकम चाहे कम ही क्यों ना हो जाए, उसका जो इनकम है वो डिक्रीमेंट हो गया है, डिक्रीज हो गई, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम डाउन फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लो नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, उसको डेली का अगर उसका रोज का कार से आना जाना है या और भी जो लग्जरी आइटम चीज़ों को वो फॉलो करता है, ठीक है, महंगी महंगी चीज़ें वह खाता है, जो कि मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट हो गया उसकी। जैसे मीटिंग में जाता है तो कम से कम 500 रुपये वाली कॉफ़ी पीता ही पीता है, तो अब उसकी वो हैबिट हो गई, वो अकस्टम भी हो गया, उस चीज़ का आदी भी हो चुका है। तो इवन अगर उसके पास खर्चा भी नहीं होगा, उसकी अचानक से जॉब वगैरह भी चली जाएगी, सडन कोई मुश्किल आ जाएगी उसके पास, तो तब भी वह क्या करेगा, उससे जुड़ नहीं पाएगा, छूट नहीं पाएगा। तो क्या होगा, जब भी वो खाली टाइम में होगा भाई वहाँ जाके कॉफ़ी भी पिएगा। ठीक है, भले ही कार में डलाने के लिए उसके पास पेट्रोल नहीं है, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा और कार से ही आना जाना करेगा, क्योंकि वो अब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट बन चुका है। ऑन द अदर हैंड, राइज इन इनकम टेंड्स टू इम्प्रूव अपॉन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ ही साथ दूसरी तरीके से एक बात और भी है कि अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि इस्टेब्लिश्ड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉइंट नंबर 9। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर। गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर टैक्सेस द कंज्यूमर विल बी लेफ्ट विद लेस इनकम टू स्पेंड विच विल अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए कंज्यूमर के ऊपर, तो कंज्यूमर के ऊपर टैक्स ज़्यादा देने की वजह से इनकम बहुत कम बचेगा। जब उसके पास इनकम कम बचेगा तो वो इनकम को कम स्पेंड करेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी कंज्यूमर बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है, और वाइस वर्सा भी है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया तो इनकम ज़्यादा बचेगा कंज्यूमर के पास, देयरफॉर ही विल स्पेंड मोर ऑन द गुड्स। लास्ट एंड 10th पॉइंट आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस। If the economic conditions of a country are favorable, a consumer's expenditure on comforts and luxuries will increase, whereas inflation trends makes goods costlier, impelling the buyer to make changes in his buying behavior। अगर इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री की फेवरेबल है, मतलब बहुत अच्छी है, a consumer's expenditure on comforts and luxuries will increase, तो कंज्यूमर अपना खर्चा बढ़ा देगा कंफर्ट्स चीज़ों के ऊपर या लग्जरी आइटम्स के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ने लगेगी,
जिससे जो गुड्स होंगे वो कॉस्टलियर हो जाएंगे और ज़्यादा महंगे होंगे। इम्पेलिंग बायर टू मेक चेंजेस इन इज बाइंग बिहेवियर, और धीरे धीरे कंज्यूमर को अपने बाइंग बिहेवियर को चेंज करना होगा। सो इतना जो हमने पढ़ा, ये हमने पूरे 10 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। कौन से 10 पॉइंट्स हैं ये? पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स लिक्विड एसेट्स, कंज्यूमर क्रेडिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ये 10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं जो कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थे। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन की, आप पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप केवल इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिए और आप इसका अपने आप अंदर बना के लिख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली क्या कीजिए, इनके आप सिंपल नोट प्रिपेयर कर लीजिए जैसा मैंने डिस्कस करा है यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लीजिए ताकि आपको ईजी लगे, ज़्यादा आपको रटना ना पड़े। इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा लिख नहीं सकते, जिन्हें लर्न करने की हैबिट है, वो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जो कि ये बुक आपको दिख रही है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के फैक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।